आज का जो दिन है 3 जनवरी, वो काफी महत्वपूर्ण है। उनका जन्म हुआ था सावित्रीबाई फुले का 1831 में। तो उस हिसाब से, उस ख्याल से, तिथि के अनुसार आज उनका जन्मदिन हुआ। और बहुत खुशी होती है या देख कर भी कि सोशल मीडिया वाले में कि पहले, आज से 10-15 वर्ष पहले उनके बारे में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी या लोग उनकी चर्चा नहीं करते थे। लेकिन अब जो है, हम्म। मैं सुबह से देख रहा हूँ लगातार जगह-जगह अखबारों से लेकर और सोशल मीडिया में इनको बहुत बड़ा स्पेस दिया जा रहा है। बार-बार सावित्रीबाई फुले को याद किया जा रहा है, उनकी भूमिका को लोग चिन्हित कर रहे हैं। अखबारों में भी है और सोशल मीडिया में भी है कहीं न कहीं। तो कहीं न कहीं लोगों ने इतने वर्षों के बाद जो उन्होंने काम किया, और केवल शिक्षा में ही नहीं, शिक्षा में रूप में हम लोग याद करते हैं। हम बात करेंगे उनके और दूसरे जो क्षेत्रों में भी जो काम किया, लेकिन शिक्षा में जो क्षेत्र में जो काम किया, वो कितना महत्वपूर्ण है। बाबा साहब का भी स्लोगन था, शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। तो उसमें सबसे पहला जो उनका जो नारा था, शिक्षा पर ही था। उन्होंने जो है कि हमें समाज को शिक्षित नहीं करेंगे तो संगठित कैसे होंगे, फिर संघर्ष कैसे होगा। इसलिए कहीं न कहीं उनका सबसे ज्यादा जोर था, बाबा साहब का भी जो है, कि शिक्षित करना हमारा समाज। और दूसरा समाज जो है, वो हजारों साल से वो शिक्षित है, उनके लिए दरवाजे बंद नहीं है। अब चाहे गुरुकुल का कॉन्सेप्ट हो या और कोई शिक्षण की व्यवस्था के अलग हो, उसमें तीनों वर्णों के लिए पूरी स्वतंत्रता थी और पूरी व्यवस्था थी। एक व्यवस्था जो है, एक वर्ण के लिए व्यवस्था नहीं थी, जो शूद्र वर्ग का, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और सब बंद था। ये तो कहिए अंग्रेजों के आगमन से और हमारे देश में जो उन लोगों ने शिक्षा को जो जोर दिया, उन्हें लगा कि हमारे देश में राज करना है, देश के जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, प्रेस में, तो लोगों को शिक्षित होना जरूरी है। इसलिए शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया था। जगह जगह स्कूल भी खोले गए थे, विशेषकर जहां जहां उनका सेंटर था, चाहे वो कलकत्ता हो, व्यापार सेंटर था, व्यापार केंद्र था, बंबई हो, पूना हो, जहां से सीधे वो जहाज के द्वारा वो माल को ले जाना आना। अब जब वो माल ले आएंगे, हमारा देश औपनिवेशिक था, तो लोगों को, उनको बिजनेस के लिए पढ़े लिखे लोग भी तो चाहिए। इसलिए उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे स्कूल कॉलेज खुले। लेकिन उसके पहले, अंग्रेजों के पहले, आप अगर देखें, अगर इस तरह के कोई संस्थान दिखाई नहीं देता है। केवल जो पहले जो भी सिद्धांत सब मनाही थी, बल्कि बल्कि हमारे यहाँ तो शास्त्रों में शिक्षा के मामले में कि शूद्र अगर वेद पढ़ लेता है, उसके कान में अगर श्लोक चले जाते हैं या बोल लेता है, तो भी उसके लिए सजा दंडित है कि ये सजा, उसके जीभ काट ली जाए, कान में उसके शीशा का डाल दिया जाएगा। तो शिक्षा पर इतनी बंदिश थी। क्यों बंदिश थी? इसलिए कि शिक्षा, अगर वो शिक्षित हो जाएगा वो वर्ग, तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि इस तरह के भ्रामक तथ्य दिए गए अवैज्ञानिक, कि अगर वो शुरुआत में बच्ची पढ़ लेती है तो उसके माता पिता मर जाएंगे, या शादी के बाद अगर वो पढ़ लेती है, किताब पढ़ने की पूरी कोशिश करेगी, उसका पति मर जाएगा। तो एक किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी बालिका के लिए, अगर उसका पति मर जाए, माता पिता मर जाए, तो क्यों पढ़ेगी? और इस तरह के श्लोक के द्वारा, हो सकता है कि श्लोक भी लिख दिया गया होगा इस संबंध में। तो पूरी बंदिश करने की कोशिश की गई कि इसको दबा दिया जाए। बहुत बड़ी आबादी, आधी आबादी शिक्षा के इसमें पढ़े ही नहीं, शिक्षा उनको मिले ही नहीं। जब वो नहीं मिलेगा तो संस्कार कहाँ आएगा? घर से ही संस्कार उत्पन्न होता है। और इसलिए जो है, क्या कहते हैं कि पूरी कोशिश रही उनकी। ये कहिए कि उस वक्त दो, हमारा जो है एक तरह से कहते हैं नवजागरण काल, नवजागरण काल हमारा उस वक्त का दो सेंटर थे। एक का सेंटर बंगाल में था और दूसरा महाराष्ट्र में था। ये ऐतिहासिक रूप से देखे अगर, आखिर शिक्षा का या वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई है, वो
नवजागरण काल में सवाल जो उठकर आए वो कहां से आया ये सब। एक बंगाल और दूसरा वो महाराष्ट्र। बंगाल में जो है पूरा जो जिसका नेतृत्व हम देखते हैं उस पे आपको सती प्रथा या तमाम जो इसका विरोध हुआ, उसमें अंग्रेजों का भी बहुत था। राजा राम मोहन राय वगैरह लोगों ने जिस तरह के स्त्री के पक्ष में अपने रखे, लेकिन शिक्षा का सवाल को लेकर अभी तक भी वो नहीं थे। या राजा राम मोहन राय या बंगाल का नवजागरण जो था वो अधिकतर जो है अपर कास्ट के माने संपन्न और उन्हीं महिलाओं के लेकर था, क्योंकि सती प्रथा का सवाल निम्न वर्ग में कभी नहीं रहा है, ये अपर क्लास के ही इसमें रहा था। इसलिए सवाल उनको जलना ये बहुत ही अमानवीय था, इसलिए राजा राम मोहन राय को महसूस हुआ। इसलिए सरकार के सहयोग से सरकार के लगा कि नहीं ये गलत है, कानूनी सहयोग को लेकर ऐसे रूल बनाए गए। लेकिन वर्ण व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था पर आक्रमण करना, वर्ण व्यवस्था को हटाना, जात पात को लेकर मिटाना, औरतों की शिक्षा को लेकर ऐसा सवाल वहां नहीं थे। ये सवाल कहां उभर के आ रहा है? ये सब सवाल महाराष्ट्र में उभर के हमारा दिखाई देता है 1848 से 1800 पहले से, जब से फूले जो है हम देख रहे हैं कि बहुत एक्टिव हैं। या 1818 से में जहां भीमा कोरेगांव की पूरी लड़ाई को हम जद्दोजहद में देखते हैं और एक नई शक्ति के रूप में हम जब महार रेजिमेंट का तमाम लोगों को देखते हैं तो ये धीरे धीरे लगता है कि एक नया तरह का समाज, नए तरह की जो है शक्ति उभर के आ रही है। वही 20-25 वर्षों के में हम पूरे एक स्थिति में, अच्छी स्थिति में आकर देख रहे हैं। और तब हम देख लगता है कि ये महाराष्ट्र में जो एक नए तरह के नवजागरण हुआ और उसका जो फल दिखाई दिया, उसमें अगर एक तरफ पेशवा खत्म हो गई, लेकिन पेशवा का प्रभाव तो था ही। पेशवा अपने वक्त में इस तरह के निर्धारित कर रखे थे नियम कानून कि ये हाथों में बांधेंगे, शूद्र लोग हाथ में काला धागा बांधेंगे, या चलेंगे तो गले में मटका लिएंगे, पीछे रहेगा तो झाड़ू रहेगा, चलने के समय भी दोपहर के बाद होगा। ये तमाम इस तरह के जो उन्होंने बना रखे थे वो जो है सब जो है 1818 के बाद आपको टूटता हुआ दिखाई देता है और महाराष्ट्र के नवजागरण काल में। और 31 में जो इनका जन्म है सावित्रीबाई फूले का, इन्हीं पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सावित्रीबाई फूले पढ़ने का शौक, पढ़ने की रुचि कहीं ना कहीं बहुत पहले से हो गई थी। जब वो बचपन में गांव में जहां रहती थी, जब वो एक बार कुछ क्लास तक पढ़ी है, वो जब वो लौट रही थी बाजार से, शायद ऐसा लिखा हुआ है, बाजार से जब लौट रही थी तो एक जगह की बहुत भीड़ थी। तो वहां जाकर वो देखने लगी कि कैसी भीड़ है। तो पता चला कि ईसाई लोग, क्रिश्चियनिटी के लोगों को किताबें बांट रहे हैं। तो इनको किताब से कहीं ना कहीं अफेक्शन होगा। बचपन में छोटे बच्चों को लगता भी है कि हाय क्या किताब में देखें। तो उसमें बहुत सी तस्वीरें थी, तो रेखांकन थे। तो जो क्रिश्चियन महिला थी उन्होंने उनके बच्ची को हाथ में दिया। बच्ची कह रही कि नहीं, सावित्रीबाई बहुत छोटी थी तो कहेगी नहीं मुझे समझ में नहीं आता। मैं बोला कि कोई बात नहीं, इस किताब को ले जाओ, नहीं पढ़ना आता तो कोई बात नहीं, आप उसे ले जाइए, देखिए उसमें तस्वीर है। सावित्रीबाई के बचपन में जो ये बीज पड़ा पढ़ने का, वो शादी के बाद 9 वर्ष में शादी हो गई। तो 9 वर्ष के शादी के बाद वो चली गई, 13 साल के थे उस वक्त ज्योतिबा फूले, उस पुस्तक को भी ले गई। देखिए कितना मोह था, अटैचमेंट था। हाँ, तो इसलिए वो साथ में ले गई। और जो वहां पर जब देखा इन्होंने कि ज्योतिबा फूले अपने समाज के रूप में कितना प्रबुद्ध थे और वो पुराने इस तरह के ख्यालों के खिलाफत में थे कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, उसके पढ़ने से पति मर जाएंगे। और उन्होंने जब पढ़ने की तालीम दी, नहीं तुम्हें पढ़ना चाहिए, और खुद ज्योतिबा ने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो पढ़ने लगी। और उन्होंने कहा भी कि ज्योतिबा ने कि तुम्हें पढ़ा रहा हूं मैं इसलिए कि तुम एक जब तैयार हो जाओगी घर में तो तुम्हें आने वाले दिनों में इसी शिक्षा की ज्योति को जलाना है। और शिक्षा की ज्योति को जलाने के लिए जब 1848 में उन्होंने एक स्कूल खोला पुणे के, तो उसकी पहली शिक्षिका इन्हीं को नियुक्त किया। और इसका ये शिक्षा में ये इसका स्कूल खोलना अपने आप में देखिए कि ये केवल एक पूर्ण रूप से पितृसत्ता
और ब्राह्मणवादी सत्ता का पूर्ण रूप से ये खुला प्रतिरोध था, विरोध था। क्योंकि हमारे शास्त्र ग्रंथों में तो पढ़ने की, स्त्री शिक्षा की तो माना ही नहीं गया, शास्त्रगत अनुसार वो गलत माना गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसका विरोध हुआ। वो जब चलती थी, जैसे आपने चर्चा की, तो लोग सड़क पर वो उनको कीचड़ डाल देते थे, गंदगी फेंक देते थे, कपड़े उनके गंदे कर देते थे। वो जब जाती थी तो हमेशा अपने साथ में थैले में एक कपड़ा और रखती थी और वहां ले जाती थी। अच्छा, स्कूल खोलने के पहले भी देखिए, जब वो क्या कहते हैं, वहां जाकर कपड़े पहने कर बच्चों को पढ़ाती थी। और इसमें केवल वही नहीं, ये उनकी जो भूमिका को लेकर अभी तो और बहुत जरूरी है, प्रासंगिक है कि फातिमा शेख एक जो उनके भाई ने जगह दी, जब उनके माता पिता ने जब जब इन्होंने पढ़ने का, स्कूल खोलने का निर्णय किया, तो सब इनके गांव के लोगों में एक सामाजिक रूप से विरोध किया और सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी उनके पिताजी को कि अगर आपके स्कूल इस तरह खोले जाएंगे या आपकी बहू इस तरह पढ़ाने जाएगी तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। इसलिए उसको रोकिए, ज्योतिबा फूले को रोकिए, अपने बहू को रोकिए। और इसका असर ऐसा पड़ा, दबाव का, सामाजिक दबाव जिसको कहते हैं, कि उनके माता पिता ज्योतिबा फूले के साफ कहा कि ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ये बंद करो पढ़ाई, स्कूल नहीं खोलना होगा, बहू हमारी नहीं जाएगी। और उन्होंने, जब वो दृढ़ रहे संकल्प ज्योतिबा फूले, तो उन्होंने कहा कि तब घर छोड़ना पड़ेगा। और घर जब छोड़ते हैं तो उस्मान भाई, फातिमा शेख के भाई उस्मान भाई अपने घर में रखते हैं। देखिए, आज अगर आज के प्रासंगिक, आज के समसामयिक में देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है, साझी संस्कृति, साझी विरासत का, कि जब वो एक ब्राह्मणवाद के धक्के से, ब्राह्मणवाद के चोट से जब वो बाहर निकलते, तो शरण कौन देता है? एक मुसलमान देता है, जो अक्सर आज हमारे देश के परिवेश में, अभी के परिवेश में उनके खिलाफ एक जहर फैलाया जा रहा है। तो सावित्री बाई लगातार जो है वो, उन्होंने सावित्री बाई, फातिमा शेख, और धीरे धीरे, और मैंने कहा ना कि केवल एजुकेशन के मामले में ही नहीं, वो उन्होंने मैंने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, इस पक्ष में भी रखूंगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता वाला भूमिका में, और एक उनका लिटरेरी जो है, दो करके मैं, क्योंकि जुड़ गए हैं, सुरेश जी भी जुड़ गए हैं, तो मैं अपनी बात को भी विराम भी दूंगा। तो मैं दूसरा पक्ष रखता हूं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। उस वक्त का जो दौर था, जो औरतों की बच्चियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, कम उम्र में शादी करने के कारण बहुत क्या कहते हैं, उनके पति कोई मर गए किसी बीमारी से या किसी और कारणवश से, तो विधवा हो जाती थी। 14 साल, 15-16 साल में विधवा हो जाती थी। एक काशीबाई महिला थी, ब्राह्मण औरत थी, वो विधवा हो गई थी, विधवा थी। उसके साथ उसके ही घर वालों ने उनके साथ अनैतिक कार्य किया, जिसके कारण वो गर्भवती हो गई। और गर्भवती होने के बाद जब उनका जो बच्चा हुआ, तो बच्चे को उन्होंने, काशीबाई ने, पानी में डुबो दिया या कुएं में फेंक दिया। उसमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश कोर्ट में इसका कोर्ट चला, उसमें पेशी हुई, और उसमें काशीबाई को आजीवन सजा मिली। तब सावित्रीबाई फूले को लगा कि ये तो बहुत बड़ा संकट है, और ये संकट निम्न समाज के लोगों का नहीं था, अपर या ब्राह्मण समाज के, उन्हीं लोगों समाज में था। अधिकतर जो बेवा हो जाती थी, उनको ये समस्याओं से गुजरना पड़ता था, उनके कोई बच्चे नहीं थे, और ये घर के लोगों ने भी कहा कि शादी कर लो, बस कैसे चलेगा। तो बोला कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे जिस मुहिम में लगा हूं उस मुहिम में हम दोनों लगे हैं। हम एक दूसरे को कैसे हम कह सकते हैं कि बच्चा न होने के कारण किसका दोष है? कल अगर मैं दूसरी शादी कर लूं, बच्चा न हो, तो क्या ये अधिकार सावित्रीबाई फूले को दी जा सकती है? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं। सावित्रीबाई फूले भी कहती थी कि आप शादी कर लीजिए, वंश परंपरा चलाना है, लेकिन एकदम सख्त निर्णय लिया, और उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट करना ज्यादा स्वीकार किया। एक ब्राह्मणी बच्चा था, उसको गर्भवती थी, उसको घर से
लोगों ने निकाल दिया था, तो उसके बच्चे को, जिसका नाम यशवंत, बाद में उसको पढ़ाया उन्होंने, मेडिकल की परीक्षा, मेडिकल डॉक्टर का। हाँ, तो वो वहां तक पढ़ाई की। तो उन्होंने उस वक्त कहा, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने भी, कि आप अपने बच्चे को, जो होते हैं इस तरह गर्भवती हो जाती है, उनके जो बच्चे होते हैं, आप उन्हें मारिए मत, हमें दीजिए, हम पालेंगे। उन्होंने अपने घर के सामने उन्होंने एक पालना रख दिया था कि जो भी बच्चा हो बाहर रख लीजिए, मैं उसको पालूंगा। तो ये एक भूमिका थी, अकेले ज्योतिबा फुले के लिए संभव नहीं था, कहीं न कहीं सावित्रीबाई फुले भी एक समाज सुधारक के रूप में कार्य कर रही थी, और ही उनका लगाव था। इसलिए ये योजना जो थी उस वक्त का, जो पूरे महाराष्ट्र में या पुणे में, ये बड़ा सफल रहा। और इसी के बल पर जब ये आंदोलन तेज हुआ, तो उन्होंने जो बाल काट देते थे, विधवाएं जब होती थी तो बाल काट देते थे ये लोग, नाई को बुलाते थे ब्राह्मण लोग, और विधवाओं का मुंडन कराते थे, मुंडन कर देते थे। उसको कितना बड़ा सामाजिक आंदोलन था कि ज्योतिबा फुले ने कहा सारे नाई समाज को बुलाकर कि आप लोग प्रतिज्ञा कीजिए, आप लोग दृढ़ संकल्प कीजिए कि अब जो भी विधवा होंगी मैं उनका बाल नहीं काटूंगा। और उसका असर हुआ, उन्होंने काटना बंद कर दिया। तो ये देखते हैं कि समाज सुधारिका के रूप में भी सावित्रीबाई फुले का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। बाद में अकाल का जो है, जब ज्योतिबा फुले गुजर गए, उसके बाद पुणे में या महाराष्ट्र में अकाल पड़ा, और अंतिम दिनों में जब प्लेग आया था, तो प्लेग के दौरान भी उन्होंने जगह जगह जाकर, वो मालूम था कि इसमें छूत की बीमारी होती है, तो वो जाकर बीमारी की अवस्था में भी उन लोगों की चिकित्सा करती थी सावित्रीबाई फुले। और इसी में वो संक्रमित हो गई। संक्रमित होने के बाद उनका देहावसान हो गया। लेकिन जो इनका ये पक्ष है, इस पक्ष को भी जो है उसको रेखांकित करने की जरूरत है। और तीसरा पक्ष मैं रख रहा हूं, अंतिम पक्ष जो रख रहा हूं, बस अपनी बात खत्म करूंगा, कि ये बहुत कम उम्र से कविताएं लिखी। 22 साल में उनका पहला संग्रह गया, और अंतिम जो है, अंतिम दौर में भी दूसरा संग्रह आया था। और कविता के द्वारा जिस तरह से उन्होंने जिस सवाल जो खड़ा किए, वो विद्रोही पक्ष था। वो सीधे सीधे वो जो ब्राह्मणवादी समाज था, उस पर अपनी कविता के माध्यम से भी वो काफी वो करती थी, हस्तक्षेप करती थी। जैसे मैं सुनाना पसंद करूंगा, आलोचना करती थी। मैं इसको कुछ कविताओं जरूर सुनाना पसंद करूंगा। अब उन्होंने शूद्रों का दर्द में लिखा है, 2000 वर्षों से भी पुराना है शूद्रों का दर्द, ब्राह्मणों के षड्यंत्रों के जाल में फंसी रही उनकी सेवा। अर्थात पहले कहते थे ना, शूद्रों का काम है केवल सेवा करना। तो ये कविताओं के द्वारा शूद्रों, अति शूद्रों की दरिद्रता के लिए अज्ञानता व रूढ़िवादी रीति रिवाज है जिम्मेदार। परंपरागत बेड़ियों में बंधे बंधे सब पिछड़ गए हैं सबसे देखो, जिसका यह परिणाम है कि झुलस गए तेजाब में गरीबी के। तो ये उस वक्त जो है, जिन सवालों, उठो मेरे अति शूद्र उठो तुम, मर मिट गए मनवादी पेशवा, खबरदार अब मत अपनाना रची गुलामी परंपरा को। देखिए कितना खुलकर आज हम दलित साहित्य की जो परंपरा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं दलित साहित्य की परंपरा को, अगर जो कविता का बहुत बड़ा दौर हम अंबेडकर से देख रहे हैं, वो सारा वो यहाँ दिख रहा है। एक कविता के बाद मैं अपनी खत्म करूंगा। अब निठल्ले मत बैठो, जाओ शिक्षा पाओ, पीड़ित और बहिष्कृतों की दुर्दशा का अंत करो, सीखने को का मिल गया है यह तुम्हें अवसर, सुनारा सीख लो, और तोड़ दो जंजीरें ये जाति व्यवस्था की मत सुनो, फेंक डालो शीघ्र भाई ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों को। मैं आज के दिन उनको याद करते हुए यही कहूंगा कि हमारे देश में उनको, बल्कि शिक्षा के रूप में, भले हमारे मैथोलॉजी में सरस्वती को पूजा करते हैं या शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, मुझे लगता है कि असली जो शिक्षा में जो काम किया वो सावित्रीबाई फुले ने किया है।
धन्यवाद राजेश जी, आप सही बोल रहे हैं। और वाकई जो सावित्री फुले का जो योगदान शिक्षा क्षेत्र में रहा है, भले ही इसमें उनके पति का हाथ था, उनके कहने पर, उनके प्रोत्साहन पे वो आगे बढ़ी, लेकिन एक 9 साल की उम्र में जिसकी शादी हो गई हो, तो उसे अगर उसने उससे पहले कुछ पता ज्ञान भी मिला होगा तो खाली ज्यादा अक्षर ज्ञान होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। वो जो कुछ मिला उसके बाद पढ़ा, और 17 साल की मतलब 1831 में पैदा हुई थी, 1848 में पहला स्कूल खोला था। इसका मतलब मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने शिक्षिका के रूप में अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से 18 स्कूल खोले और 66 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई, तो इतने कम उम्र में जीवन में भी उन्होंने कितना पढ़ाने लिखने काम किया। और जिस तरीके से उस समय रूढ़िवादी समाज उनका अपमान करता था, उसको देखते हुए ये तो समझ में बड़ी आसानी से आ जाता है कि उनका कितना किस तरीके की जीवट कैरेक्टर की महिला थी। एक बार जो ठान लेती थी वो बिना उसको पूरा किए बैठती नहीं थी, वरना कोई और औरत होती तो वो शायद बहुत पहले ही हार मान लेती।